प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान का भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे, जिसका तीसरा अध्याय अपवाह। इस टॉपिक पर आज चर्चाएं शुरू की जाएंगी। प्यारे बच्चों, पिछले अध्याय में हम लोगों ने भारत की आकार और स्थिति और उसके अलावा भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन किया और भारत के भौतिक स्वरूप में उच्चावच के आधार पर भारत का प्राकृतिक रूप से विभाजन किया गया। अब इसी भौतिक स्वरूप के आधार पर भारत में अपवाह तंत्र का अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले अपवाह क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। अपवाह किसी विशेष क्षेत्र मान लीजिए ये भारत का नक्शा हमने बनाया है। इस भारत के विशेष क्षेत्र में नदियों के बहाव, जिसे नदी तंत्र कहा जाता है, उसकी व्याख्या करना ही अपवाह है। अपवाह को अंग्रेजी में ड्रेनेज कहते हैं। प्यारे बच्चों, ड्रेनेज सिस्टम ही अपवाह तंत्र होता है, जो किसी क्षेत्र में नदियां प्रवाहित होती है उसे ही अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, अपवाह जो है सामान्यतः 4 प्रकार की अपवाह तंत्र निर्मित होते हैं हमारे भू आकृति के रूप में। अब इन 4 के नामों के बारे में चर्चा कर लें तो पहला है द्रुमाकृतिक अपवाह। द्रुमाकृतिक अपवाह। दूसरा है जालीनुमा अपवाह। तीसरा है आयताकार अपवाह। और चौथा है अर्य अपवाह। ये 4 प्रकार के अपवाह तंत्र हमारे सतह पर ड्रेनेज सिस्टम के रूप में प्रवाहित होते हैं, नदियों के रूप में प्रवाहित होते हैं। अब इन चारों के बारे में थोड़ी सी जानकारी जानना चाहिए हम लोगों को। द्रुमाकृतिक, जब नदी पर्वत के ढाल से समतल मैदान में उतरती है तो उस नदी से अन्य छोटी छोटी सहायक नदियां आकर के मिल जाती है। और जो सहायक नदियां मिलती है, मान लीजिए ये मुख्य नदी है, ये गंगा नदी देख लेते हैं, मुख्य नदी है। इसमें अन्य सहायक नदियां गंडक है, कोसी है, इधर से सोन है। ये अन्य नदियां आकर के जब इसमें मिलती है तो जो आकृति बनती दिखाई देती है उसे ही द्रुमाकृतिक अपवाह कहते हैं। तो द्रुमाकृतिक अपवाह यानी समतल मैदान में, समतल सतह पर जब अन्य छोटी छोटी सहायक नदियां मुख्य नदी में आकर मिल जाती है तो द्रुमाकृतिक अपवाह का निर्माण होता है। दूसरा देखते हैं जालीनुमा। अब जालीनुमा अपवाह जो है प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में मिलता है, क्योंकि इन नदियों में, मान लीजिए प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में ये गोदावरी नदी है और इन नदियों की सहायक नदियां आकर के समकोण पर मिलती है, जैसा कि इसमें आप चित्र में देख रहे हैं। तो इन समकोण पर सहायक नदियों के मिलने के कारण जो आकृति प्राप्त होती है वह जालीनुमा प्रकार की दिखती है, तो इसे जालीनुमा अपवाह के रूप में जाना जाता है। तो द्रुमाकृतिक और जालीनुमा, इन दोनों के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब तीसरा आयताकार अपवाह। कुछ नदियां जो है, जैसे ये नदियां
घूमते हुए बहती हैं, ठीक है, और इनमें सहायक नदियां आकर के आयताकार जैसी आकृतियां निर्माण करती हैं, तो ये आयताकार अपवाह कहते हैं। इसी प्रकार के अरीय अपवाह भी होते हैं, जो अरीय अपवाह यानी गुंबद नुमा, यानी जैसे ये मुख्य नदी है, और अरीय जो अपवाह होते हैं वह गुंबद नुमा यानी सहायक नदियां इस तरीके से मिलती हैं जैसे कि कोई गुंबद का निर्माण हो रहा हो, जैसे कोई गुंबद का निर्माण हो रहा हो, तो ये अरीय अपवाह कहलाते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया इन चारों अपवाहों के बारे में कि ध्रुवाकृति के जो मुख्य नदी में अन्य सहायक नदियां आकर मिल जाती हैं, ध्रुवाकृतिक अपवाह, जालीनुमा प्रायद्वीपीय नदियां में जब समकोण पर सहायक नदियां मिलती हैं तो जालीनुमा, आयताकार जब नदियों जब मुख्य नदियां सहायक नदियां आपस में मिलती हैं, आयताकार आकृति बनती है तो आयताकार अपवाह, और जब सहायक नदियां गुंबद नुमा आकृति का निर्माण करती है मुख्य नदी में मिलते हुए, तो वह अरीय अपवाह कहलाता है। तो आप लोगों ने अपवाह को देख लिया। अपवाह नदी तंत्र की व्याख्या को कहा जाता है, जो चार प्रकार की दिखाई दे रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल विभाजक, जल विभाजक क्या है बच्चों, इसको देख ले। जल विभाजक यानी जल विभाजक, विभाजक मतलब बांटने वाला, ठीक है ना। जल मतलब आप यहाँ नदी से लगा सकते हैं, यानी नदियों को, दो नदियों को बांटने वाले को जल विभाजक कहते हैं। अब इसको हम समझते हैं आसान तरीके से। मान लीजिए ये नदियां, इधर नर्मदा नदी है और ये पश्चिमी घाट है, इधर साबरमती नदी, माही नदी, ठीक है, अन्य छोटी छोटी नदियां मिलती हैं। तो ये जो है ये पश्चिमी घाट पर्वत है, ठीक है। अब ये पश्चिमी घाट पर्वत जो है इन दोनों नदियों के बीच में क्या कर रहा है, विभाजक का काम कर रहा है। यानी दो पड़ोसी, सामान्यतः अर्थ अगर हम देखें जल विभाजक का, तो दो पड़ोसी नदियों के बीच जब उच्च भूमि आकर के उनके मिलने को रोक दे तो वह उच्च भूमि ही जल विभाजक कहलाता है। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि दो नदियां, यह पड़ोसी नदी है और यहाँ पर एक पहाड़ है, पर्वत है, उच्च भूमि है, जो इन दोनों नदियों को आपस में मिलने से रोक रहा है। तो यही उच्च भूमि क्या कहलाएगा, यही उच्च भूमि जल विभाजक कहलाएगा। तो आप लोगों ने जल विभाजक और अपवाह इन दोनों के बारे में देख लिया कि जल विभाजक किसे कहते हैं और अपवाह किसे कहते हैं और अपवाह कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने बातें कर ली। तो हम लोगों को अपवाह के अंतर्गत जो मुख्यतः चर्चाएं करनी है वह नदियों और नदी तंत्र के बारे में चर्चाएं करनी। तो अब हम भारत के संदर्भ में अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में है, जो लंबाई और चौड़ाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। यदि लंबी नदी की बात करें तो वह नील नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है और यह नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और सूडान, मिस्र सूडान होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहते हैं। तो ये तो दुनिया के बारे में हमने थोड़ा सा परिचय करा दिया, लेकिन हम लोगों को अध्ययन करना है भारत के संदर्भ में। तो भारत में जो नदी तंत्र की व्याख्या है, इन्हें हम दो भागों में बांट करके देखते हैं। अब हमने भारत के भौतिक स्वरूप में अध्ययन किया था कि भारत को निम्न प्राकृतिक के भागों में बांटा जा सकता है। तो हमने उसमें देखा था हिमालय पर्वत के रूप में, पठारों के रूप में, मैदानों के रूप में और तटीय क्षेत्रों के रूप में, आइलैंड द्वीप समूहों के रूप में। इन प्राकृतिक भागों में बांट करके देखा था। तो उसी प्राकृतिक के भाग के द्वारा ही हम नदी तंत्र को भी बांट करके पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम
नदी तंत्र को पढ़ने के लिए इसे दो भू आकृतिक विभागों में बांट करके पढ़ेंगे और यह दो भू आकृतिक विभाग जो है, भू आकृतिक विभाग जो है नदी तंत्र के लिए वह इस प्रकार है। एक हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां। दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियां। इन दो नदियों को इन भू आकृतिक भागों में बांट करके पढ़ेंगे। अब हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है उत्तर भारत में इनका प्रवाह क्षेत्र है, उत्तर भारत में ये नदियां बहती है और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है दक्षिण भारत में ये नदियां प्रवाहित होती हैं। अब इन नदियों को हम हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं पहले उसका अध्ययन करेंगे कि हिमालय से निकलने वाली नदियां और उन नदियों के द्वारा जो सतह पर आकृतियों का निर्माण किया जाता है उन आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां। तो हमने पिछले अध्याय में आपको पढ़ाया था कि हिमालय भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर के पूर्वोत्तर भारत तक पाया जाता है। यानी ये सारे क्षेत्र जो है क्या है, ये सारे क्षेत्र जो है पर्वतीय क्षेत्र हैं, ठीक है, जो हिमालय रेंज में आते हैं, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत ये सारे क्षेत्र आते हैं। तो इन क्षेत्रों से निकलने वाली नदियों का अध्ययन किया जाएगा और यह क्षेत्र जो हिमालय का क्षेत्र है विश्व की सबसे ऊंची जगह है, यानी हिमालय पर्वत विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है और इनमें 3 श्रृंखलाएं हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियां। और हिमालय पर्वत के उत्तरी दिशा में ये तिब्बत का पठार है जिस पर चीन का अधिकार है। तो इनके बारे में हम चर्चाएं शुरू करेंगे। यहाँ पर तिब्बत के पठार में एक कैलाश पर्वत है। अब हिमालय की जो नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, उनके बारे में चर्चाएं कर ले। प्यारे बच्चों, हिमालय से निकलने वाली नदियां सदावाहिनी नदियां हैं, यानी सदावाहिनी मतलब पूरे वर्ष भर बहने वाली नदियां हैं। अब ऐसा इसलिए है कि हिमालय से जो नदियां निकलती हैं उनमें केवल वर्षा का पानी ही नहीं बहता है, बल्कि उन नदियों में हिमालय से निकलने वाली नदियां जो हैं वह हिमालय पर्वत के ऊंचे क्षेत्र में स्थित ग्लेशियरों के पिघलने से ये नदियां प्रवाहित होती हैं। ग्लेशियर क्या होता है? GLACIAR, ग्लेशियर को हिंदी में हिमनद कहते हैं, हिमनद। जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी जो हमारा सतह है, इससे ऊंचाई पर जब हम लोग क्षोभ मंडल में, वायुमंडल के 5 भाग है ना, तो जो सबसे निचला भाग है क्षोभ मंडल होता है। इस क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ हम ऊपर जाते हैं तो तापमान में कमी आती है। यानी अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाती है। इसीलिए हिमालय पर्वत अधिक ऊंचाई क्षेत्र पर स्थित है और इसी वजह से यहाँ तापमान में कमी होती है और तापमान में कमी होने के कारण इन ऊंचे क्षेत्रों में जो जल है वह बर्फ के रूप में जमा हुआ है, यानी बर्फ से पर्वत ढका हुआ है। और इन बड़े बड़े बर्फ के चट्टान को ही क्या कहते हैं? हिमनद कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमनद, अंग्रेजी में ग्लेशियर कहते हैं। अब यह ग्लेशियर और हिमनद जो है पिघलते हैं और इनके पिघलने के कारण उनकी जो जल है वह पर्वत के ढाल के सहारे, हिमालय के ढाल के सहारे नीचे उतरती हैं। और जब वर्षा ऋतु आती है तो इसमें वर्षा के पानी भी मिल जाते हैं, तब इसमें गति और इनका वेग जो है अधिक बढ़ जाता है।
तो इसलिए ये नदियां वर्ष भर बहती है, क्योंकि इन नदियों का स्रोत उद्गम जो है हिमनद से हुआ है, और इसीलिए बर्फ पिघलने के कारण ये नदियां पूरे वर्ष बहती रहती हैं। अब देखते हैं कि इन नदियों के द्वारा किस किस आकृति का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों, अब हिमालय जो पर्वत है, हिमालय पर्वत जो है उसका जो ढाल है, ये ढाल जो है अधिक तीव्र है, यानी अधिक तीव्र है, इसमें मंद गति नहीं है, तीव्र है। तो इसलिए जब यहाँ से नदियां उतरती हैं तो ये अपने ढाल के सहारे उतरती हैं, और ढाल के सहारे उतरने के कारण, ढाल तीव्र होने के कारण इन नदियों के में वेग मतलब धारा जो है बहुत तेज गति से चलती है। अब धारा तेज गति से चलती है तो चूंकि ये पर्वत जो है यह कठोर चट्टान के बने हैं, जो आग्नेय शैल के बने हैं, जिसमें ग्रेनाइट और बेसाल्ट नामक चट्टानें हैं। तो इन चट्टानों को ये नदियां जो है काटती है, और चूंकि वेग अधिक है, गति अधिक है, इसलिए जो पानी, जो जल का प्रवाह क्षेत्र है वह कम होता है, यानी थोड़े से क्षेत्र में बहती है, लेकिन उसका वेग जो है बहुत ही अधिक होता है, और इसलिए ये पर्वतीय क्षेत्रों में भी आकार की घाटी बनाती है, यानी उच्च भूमि में जहां से निकलती है नदियां, तो उच्च क्षेत्रों में भी आकार की घाटी बनाती है, यानी जो इसकी निचली पट्टी है वह अधिक संकरी है, और जैसे ही नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है ये थोड़ी सी फैलती है, ठीक है। और इसी कटाव के कारण जो चट्टानें कटती हैं उनके जो अवसाद हैं वह नदियों के द्वारा परिवहन होकर के नीचे लाए जाते हैं। तो हम सामान्यतः कह सकते हैं कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में ये नदियां भी आकार की घाटी का निर्माण करती है, और जब यह घाटी अधिक संकरी हो जाती है तो कैनियन का विस्तार होता है, कैनियन का निर्माण होता है। यदि पानी की जगह पर बर्फ, यदि हिमनद टूटते हैं और वह फिसलते हैं तो जब बर्फ जब उतरते हैं तो यू आकार की घाटी का निर्माण करते हैं, और जब उतरती है तो वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। उच्च भूमि में वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। और जैसे ही हिमालय से निकलने वाली नदियां ये आपको उतरती हैं, जैसे ही नीचे शिवालिक श्रेणी के नीचे, शिवालिक श्रेणी में, तो ये नदियां जो है ऊंचाई से गिरने के कारण, जहां मैदान से होता वहां गिरती है, तो अपने गिरने के स्थान पर ये छोटे बड़े जो है चट्टानों के टुकड़े जमा कर देती है, और ये होता है जलोढ़ पंख, ठीक है ना, यानी जलोढ़ पंख का निर्माण करती है। अब यही जलोढ़ पंख क्या है, यही भाबर क्षेत्र का निर्माण करता है, और इन क्षेत्रों में जब नदियां उतरती हैं तो इसमें बड़े बड़े रंध्र यानी छिद्र हैं, और इन छिद्रों में नदियों का पानी समा जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि नदियां विलुप्त हो गई। लेकिन जैसे ही इसके बाहर, भाबर क्षेत्र के बाहर ये नदियां तराई क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, तो फिर नदियों का जो प्रवाह है दिखाई देने लगता है। तो हमने देख लिया भी आकार की घाटी, फिर ये जलोढ़ पंख का निर्माण, यहां तक हम लोगों ने ऊंचे भागों में देख लिया। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब ये नदियां पहाड़ों से उतरकर अब ये समतल मैदानों में प्रवेश कर जाती है, ये नदियां समतल मैदानों में प्रवेश कर जाती हैं। अब इन मैदानों में चूंकि जमीन जो है समतल है, तो ढाल बहुत ही कम है, और ढाल कम है तो इसलिए जो बहाव है, जो नदी का वेग है, कम हो जाता है, यानी पानी की बहने की गति कम हो जाती है। और जब कम हो जाती है तो नदी का जो फैलाव है, नदी का जो फैलने का क्षेत्र है, उसका विस्तार हो जाता है, वो बढ़ जाता है, यानी चौड़ाई नदी की बढ़ जाती है,
लेकिन उसकी गति धीमी पड़ जाती है। अब परिणाम ये होता है कि ये नदियां जो चट्टानों को काट करके अपने साथ अवसाद लेकर के आई थी परिवहन के रूप में, इन अवसादों का अपने किनारे पर निक्षेपण करती जाती है। ठीक है, निक्षेपण मतलब है जमा करना, यानी कंकड़ बालू पत्थर को अपने किनारे पर जमा करती जाती है और इसी निक्षेपण और जमाव से ही उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि ये नदियां जब मैदानों में बहती है तो ये जो है गार्ड के रूप में बहती है, ऐसे ऐसे घूम जाती है। यानी नदी को क्या चाहिए बहने के लिए? ढाल। जब ढाल रहेगा तो नदी बहेगी, तब नदी अपने ढाल के सहारे अपना रास्ता बनाती है। तो इसीलिए नदियों के रास्ते इस तरीके से बन जाते हैं, यानी विसर्प के रूप में। क्या? विसर्प। जैसे मान लीजिए ये नदी है, अब नदी का बहाव ढाल के अनुसार ऐसे ऐसे बह रहा है। ठीक है, अब इसी को क्या कहते हैं? इसी को विसर्प कहते हैं। अब कभी कभी निक्षेपण जो जमा होते हैं बढ़ते जाते हैं। मान लीजिए यहां निक्षेप होता गया, ठीक है, यहां निक्षेप होता गया नदियों में, यहां निक्षेप होता गया। ठीक है, अब ये नदियां जो है अपना रास्ता मोड़ करके इधर घूम जाती है। ठीक है, नदियों को ढाल चाहिए, तो जब जमाव ऊंचा हो जाता है टीले की तरह, तब ये नदियां अपना रास्ता मोड़ लेती हैं और मोड़ लेती हैं तो परिणाम ये होता है कि बीच में पानी इकट्ठे रह जाते हैं और स्थिर पानी को झील कहा जाता है। इसीलिए जो विसर्प, जो नदी के द्वारा समतल मैदान में जो झील बनते हैं विसर्प के द्वारा, उसे गोखुर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? गोखुर झील। आपसे वो लेक। ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया होगा कि समतल मैदानों में ये नदियां विसर्प और गोखुर झील का निर्माण करती है और ऊपरी क्षेत्र में भी आकार की घाटी और कैनियन का निर्माण करती है। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कि ये नदियां समतल मैदानों में बहते हुए जैसे ही आगे बढ़ती है, इन नदियों का बहाव जो है, गति जो है, कम हो जाता है और परिणाम ये होता है कि नदियों का फैलाव क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र बढ़ जाता है और इसीलिए नदियां जब अपने मुहाने तक आती हैं बहते हुए, मान लीजिए यहां तक आती हैं, तो ये समुद्र में मिल जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। ठीक है ना, और इनका बहाव क्षेत्र चूंकि अधिक बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ निक्षेपण जमाव का कार्य अधिक होता है, क्योंकि पानी की बहाव में गति कम होती है, वेग कम होता है, इसलिए निक्षेपण कार्य अधिक होता है। परिणाम स्वरूप ये नदियां कई शाखाओं में बंट जाती हैं अपने ढाल के अनुसार, कई शाखाओं में बह करके क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। यानी नदियां जो हैं नालियों के रूप में कई शाखाओं में बह जाती है और बीच बीच में उसके निक्षेपण जमाव से जमीनें बन जाती हैं और इसे डेल्टा कहा जाता है। यह क्षेत्र दलदलीय क्षेत्र होता है, जैसे भारत में सुंदरवन का डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों ने क्या क्या बनाया? उच्च भूमि पर्वतीय क्षेत्र में भी आकार की घाटी का निर्माण किया और जैसे ही मैदानी क्षेत्र में उतरी ये नदियां, तो जलोढ़ पंख का निर्माण किया और मैदानी क्षेत्र में जब यह नदियां प्रवाहित हुई बही, तब इन नदियों ने विसर्प और गोखुर झील का निर्माण किया और यह नदियां जब अपने मुहाने और समुद्र में मिलती हैं, तो समुद्र के मुहाने पर इन नदियों ने डेल्टा का निर्माण किया। तो आप लोगों ने इन नदियों के द्वारा बनाई गई आकृतियों के बारे में पूरी तरह समझ गए होंगे। अब देखेंगे कि हिमालय पर्वत से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। तो इन नदियों में मुख्य रूप से निकलने वाली नदियों को हम देखेंगे और उनकी सहायक नदियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र।
सिंधु नदी तंत्र। प्यारे बच्चों, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी जो है यह यहाँ पर देखिए तिब्बत में यहाँ मानसरोवर लेक है, ये कैलाश पर्वत है। इसी मानसरोवर झील से इस सिंधु नदी का उद्गम होता है, यानी निकलती है। यहाँ पे एक ग्लेशियर है, यहीं से ये सिंधु नदी निकलते हुए कश्मीर में आती है, ठीक है। और यहाँ कश्मीर में बहते हुए लगभग 1100 किलोमीटर कश्मीर में यह प्रवाहित होती है और यह प्रवाहित होकर पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान से ये आ जाती है बलूचिस्तान में और फिर ये कराची आकर के यह अरब सागर में मिल जाती है। तो इस नदी की जो लंबाई है 2900 किलोमीटर लंबाई है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो एक संधि हुई जिसे सिंधु जल समझौता कहा जाता है। इस संधि के अनुसार सिंधु नदी के 20% जल का उपयोग भारत करेगा, ठीक है। तो ज्यादातर ये नदियां पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। अब इन सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदी हैं? तो सिंधु नदी की सहायक नदी जो है सतलज, ब्यास, चेनाब, रावी, झेलम, ये 3 नदियां जो है सिंधु की सहायक नदी, ये सारी नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं। सतलज नदी का उद्गम भी जो है यहां से होता है, मानसरोवर झील के पास से, और यह जो है हिमाचल प्रदेश से के रास्ते हो करके भारत में प्रवेश करती है। एक दर्रा है जिसका नाम है सिक्किला दर्रा। इसी दर्रे के माध्यम से ये नदी भारत में प्रवेश करती है और ये नदी जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके अलावा ब्यास है, चेनाब भी कश्मीर में बहती है, झेलम कश्मीर में बहती है। झेलम के किनारे श्रीनगर जो कश्मीर की राजधानी है स्थित है। रावी पंजाब में बहती है, ब्यास भी पंजाब में बहती है। तो सतलज, ब्यास और रावी, इन 3 नदियों के जल का उपयोग भारत के अधिकार में है और चेनाब, झेलम और सिंधु, इन 3 नदियों का जो अधिकार है जल का वह पाकिस्तान के पास है। तो ये पांचों जो नदियां हैं अंततः जाकर के पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है और सिंधु नदी कराची के तट से यह अरब सागर में मिलती है। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। देख लें, दूसरा जो है गंगा नदी तंत्र। देखिए, गंगा नदी भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है, यानी भारत की सबसे विशाल द्रोणी कौन है? तो वह गंगा है, ठीक है ना। और गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? गंगा नदी का उद्गम देख लेते हैं बच्चों। उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिला है और उत्तरकाशी जिले में बृहद हिमालय के ऊपर गंगोत्री ग्लेशियर है और गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख हिमानी से, कहां से? गोमुख हिमानी, यानी ये गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख हिमानी से ही गंगा का उद्गम होता है। यानी जब यह पिघलती है हिमनद, तो इसी से गंगा प्रवाहित होती है और यह उत्तराखंड के रास्ते होते हुए उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद बंगाल में यह नदी प्रवाहित होती है। अब यह नदी जो निकलती है प्रत्यक्ष रूप से गंगा के नाम से नहीं निकलती है, बल्कि यह नदी निकलती है भागीरथी। जैसे मान लीजिए यहाँ से नदी निकली तो ये नदी जो है ये भागीरथी नदी के रूप में निकलती है। किसके नाम से? भागीरथी नदी के नाम से निकलती है। और इस भागीरथी नदी में देवप्रयाग नामक स्थान पर, कहां पर? देवप्रयाग नामक स्थान पर इस भागीरथी नदी में एक नदी मिल जाती है, वह है अलकनंदा। ये भागीरथी होगी और ये अलकनंदा, और ये दोनों के संगम से आगे जो नदियां प्रवाहित होती है ये हो जाती है गंगा।
ठीक है बच्चों, यानी देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के गंगा उसके आगे बहती है, और प्रयाग में गंगा में यमुना नदी आकर के मिलती है। पहले गंगा के बारे में अध्ययन कर ले। गंगा की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है और यह बिहार से बंगाल में प्रवेश करती है और बंगाल में यह दो शाखा में बंट जाती है, और एक शाखा जो बंगाल में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, उस शाखा को हम कहते हैं हुगली नदी, और दूसरी शाखा जो है वह बांग्लादेश में चली जाती है और उसे में ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिलती है। उसके बाद वह आके के बांग्लादेश से आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस प्रकार दोनों नदियां मिलकर के सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कर लेती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा? सुंदरवन डेल्टा। यहीं पर रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं। ठीक है, अब गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो यमुना, हिमालय से निकलने वाली सहायक नदियां और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली सहायक नदियां, दो प्रकार की सहायक नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। तो हिमालय से निकलने वाली सहायक नदियां यमुना, यह इलाहाबाद जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो प्रयाग में गंगा से संगम इसका बनता है, और यमुना का भी उद्गम जो है उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, और इलाहाबाद में यह आगे मिल जाती है। यह दिल्ली, मथुरा, आगरा होते हुए आकर के इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियां हैं गंडक, गोमती, कोसी। ये नदियां जो है, मान लीजिए ये गंगा है, ठीक है ना, ये गंगा है, तो गंगा के उत्तरी दिशा से गंडक, गोमती, कोसी आदि नदियां आकर के इससे मिलती हैं। ठीक है, और यमुना जो है इसके पैरेलल मथुरा, आगरा और होते हुए यह इलाहाबाद में आकर के यमुना नदी मिल जाती है। तो ये तो हिमालय से निकलने वाली सहायक नदियां हुई। अब बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली सहायक नदियां। चूंकि यमुना भी एक लंबी नदी है, लेकिन सहायक नदी है, लेकिन लंबी नदी है, तो कुछ जो उच्च भूमि है, मध्य उच्च भूमि है, ये यहाँ से कुछ नदियां निकलती हैं, जिनमें नाम है चंबल, बेतवा, केन। ये तीनों नदियां जो हैं आकर के चंबल, बेतवा और केन, ये तीनों नदियां यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चूंकि यमुना भी सहायक नदी है, इसलिए ये गंगा की भी सहायक नदी हुई। तो ये नदियां यमुना में आकर के चंबल, बेतवा, केन आकर के मिल जाती हैं। एक नदी है सोन नदी। ये नदी जो है अमरकंटक, मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है और यह पटना के करीब जो है गंगा में मिल जाती है। तो ये सोन नदी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां गंगा की सहायक नदी, और ये हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। ठीक है, यहां तक हमने बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। अब ब्रह्मपुत्र देख ले, ब्रह्मपुत्र तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र नदी जो है, यह नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील हमने बताया कि यहाँ है, यहाँ कैलाश पर्वत है, और यही कैलाश पर्वत के पास से ग्लेशियर से जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी जो है निकलती है। और यह ब्रह्मपुत्र नदी भारत के उत्तर में तिब्बत पठार में भारत की सीमा रेखा के समानांतर बहते हुए यह आती है। देखिए, ये भारत के सीमा रेखा के समानांतर बहते हुए आती है। कहां पर? नामचा बरवा। यहाँ हिमालय की एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है नामचा बरवा। इस ऊंची चोटी के पास से ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ये अरुणाचल प्रदेश से, जो भारत का राज्य है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है।
इस ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में या तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो, सांगपो नदी। और यह सांगपो नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी से के नाम से जानी जाती है, ये नदी अरुणाचल प्रदेश में जब आती है, प्रवेश करती है, तो ये नदी हो जाती है दिहांग नदी, दिहांग नदी। और यह दिहांग नदी जब असम में प्रवेश करती है तो यह नदी हो जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। अब इस अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी है, दिबांग नदी है। ये नदियां जो है, ये नदी जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, और यह फिर ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश असम होते हुए यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और इधर गंगा से दोनों नदियां मिल जाती हैं, और ये दोनों नदियां साथ में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और यहीं पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया, इस ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई भी लगभग 2900 किलोमीटर है, लेकिन इस नदी का कुछ ही भाग जो है भारत में बहती है। ठीक है ना। यहां तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। जो जैसे हम लोग द्वीप पढ़े हैं, द्वीप वे होते हैं जो समुद्र में चारों ओर से घिरे होते हैं, यानी चारों ओर समुद्र होता है, ये द्वीप कहलाता है। तो समुद्र में घिरे हुए को द्वीप कहते हैं। लेकिन जब नदियों में इसी प्रकार का कोई जमीन का स्थल हो जाए या टापू हो जाए, तो जो चारों ओर पानी से घिरा हो, तो इसे द्वीप नहीं कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? एट कहते हैं। क्या कहते हैं? एट कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व की सबसे बड़ी क्या है? द्वीप है, यानी नदी द्वीप, जिसे एट कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व की सबसे बड़ी एट है, यानी नदी द्वीप है। तो हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र, उससे पहले अपवाह तंत्र क्या किसे कहते हैं, इसके प्रकार, और इसके अलावा हम लोगों ने जल विभाजक का भी अध्ययन किया, और भू आकृतिक विभाजन के तौर पर हिमालय से निकलने वाली नदियों के अंतर्गत गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का अध्ययन किया। और इस प्रकार हम लोगों ने हिमालय से निकलने वाली नदियों का अध्ययन लगभग पूरा कर लिया। ये नदियां जो हैं, ये अपने ढाल के सहारे ये पूर्व में बहती हैं, क्योंकि हमने प्लेट टेक्टोनिक जब पढ़ाया था, ठीक है ना, यानी प्लेट विवर्तनिकी पढ़ाया था, तो उसमें हमने बताया था कि पूरब यानी यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इन दोनों प्लेटों का मिलन जो है हिमालय पर्वत के नीचे है, और भारतीय प्लेट जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन वह झुकी हुई है, इसीलिए भारत का झुकाव जो है वह पूर्वी दिशा की ओर है। और यही कारण है कि हिमालय से निकलने वाली सारी नदियां आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है। और ये जो है ऊंचा भाग है, और यहाँ पर सह्याद्री चट्टान भी है, पर्वत भी है, इसलिए ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो हमने नदियों के बारे में, हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में लगभग बहुत सारी चर्चाएं कर ली। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। इस वीडियो को लगातार देखिए और वीडियो को देख करके समझने की कोशिश करिए, और वीडियो को देखकर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो आसानी से मिलती रहे। प्यारे बच्चों, मैं अपना टॉपिक, अपना चर्चा यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।